आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक और बुक का रिव्यू, एक बेहतरीन डिटेक्टिव स्टोरी इन द वुड्स बाय तारा फ्रेंच। ये एक बेस्ट सेलर नॉवल है और ये तारा फ्रेंच की लिखी हुई पहली ही किताब थी जो एक सुपर हिट हुई। इन्होंने सीरीज़ लिखी उसके बाद डबलिन मर्डर केसेस के बारे में। इसमें दो डिटेक्टिव्स हैं में जो हीरो है प्रोटैगनिस्ट, वो हीरो मेल है, उसे हम रॉब के नाम से पुकारेंगे और साथ में उसका साथ देगी कैसी। कहानी की शुरुआत जब होती है तो ये कहानी पहले पास्ट टाइम में चलती है, जब हमारा जो हीरो है रॉब, ये सिर्फ 12 वर्ष का है। ये जंगलों में खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों का नाम है जैमी और पीटर। ना जाने उस जंगल में उस दिन ऐसा क्या होता है कि जैमी और पीटर दोनों लापता हो जाते हैं और रॉब बाद में मिलता है सबको जंगल में डरा सहमा सा खड़ा। उसके सारे हाथ पेड़ में बिल्कुल धंसे हुए थे और उसकी टी शर्ट पे और उसके जूते में खून के धब्बे थे। वह इतना डर चुका था कि 2 हफ्ते तक वह बोल ही नहीं पाया। उसके माता पिता तब उसे डुबलिन शहर ले जाते हैं, जहाँ पर ये बड़ा होकर पढ़ लिख के डिटेक्टिव बनता है। अब जब रॉब 35 वर्ष का हो गया है और ये 2-3 डिटेक्टिव केसेस पे काम भी कर चुका है, तब इसके पास केस आता है एक लड़की का जिसका नाम है कैटी। ये सुनता है कि वहीं जंगलों में उस लड़की कैटी का कत्ल हो गया है। ये वही जंगल है जहां बचपन में इसके दोनों दोस्त गायब हो गए थे, लेकिन उस समय की जो मेमोरी है वो बिल्कुल जा चुकी है रॉब की। रॉब को कुछ भी याद नहीं है। इस केस में रॉब छुपाता है ये बात कि पहले भी वो उस गांव में रह चुका है और उसे अब उत्सुकता है ये जानने की कि आखिर उस लड़की केटी को क्या हुआ। कहीं उसके साथ भी वैसा तो नहीं हुआ जो उसके दोस्तों के साथ हुआ था। और साथ ही रॉब को ये भी लग रहा है कि शायद वो इस केस के थ्रू अपने दोनों दोस्तों के बारे में कुछ पता लगा सके कि वो क्यों गायब हो गए थे, और उसकी याददाश्त बिल्कुल जा चुकी है उस समय की। शायद उसे कुछ याद आ जाए उस समय की बात। अब इस कहानी में रॉब और जो केसी हैं ये दोनों बिल्कुल बेस्टीज़ की तरह हैं, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। ये दोनों एक ही साथ कुक करते हैं और खूब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। साथ ही ये दोनों मिलकर केसेस भी सॉल्व करते हैं। केसी उन चंद लोगों में से एक है जो रॉब के पास्ट को जानती है। बहुत लोगों को नहीं पता है रॉब के बारे में कि उसके पास्ट में, उसके बचपन में क्या हुआ था, कैसे उस समय की उसकी याददाश्त चली गई थी, वह 2 हफ्ते तक बोल नहीं पाया था। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कई दिशा में चलती है। एक दिशा होती है कि उन्हें लगता है कि जो केटी के पिता हैं वो कुछ ऐसे रेवोल्यूशन में या कुछ ऐसी मुहिम में काम कर रहे थे जिसलिए लोग चाहते हैं कि शायद वो इस गांव को छोड़कर चले जाएं, और शायद इसीलिए उनकी बेटी का कत्ल कर दिया गया कि वो डर के इस गांव को छोड़ के चले जाएं। और भी कई तरह से इन्वेस्टिगेशन चलती है। जैसे जहाँ पे केटी मरी होती है वहीं पर ये जो लड़का था रॉब, जो बचपन में इसकी एक फ्रेंड एक हेयर क्लिप लगाती थी, वो उसे मर्डर सीन पे मिलता है। तो होता है शायद उस समय भी वो मर्डर्स उसी आदमी ने किए हों जिसने आज केटी का मर्डर किया है। केटी का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ था, उसका रेप भी किया गया था। तो ये भी एक बहुत ही संगीन जुर्म की तरफ इशारा था कि कोई शायद मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है, साइको किलर है, जो इस तरह से बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। केटी के परिवार में उसके माता पिता हैं, उसकी जुड़वा बहनें हैं और उससे बड़ी भी एक बहन है। सारे ही बहुत डरे सहमे हैं। उसकी जो बड़ी बहन है रोज़ालिंड, वो बार बार रॉब से कहती है कि जल्दी कातलों का वो पता लगा दे। वो जानना चाहती है उसकी बहन को इस बेदर्दी से किसने मारा है। अब जहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता था रॉब, हर चीज़ एक डेड एंड पे आ जाती थी। रॉब बहुत कोशिश करता है याद करने की कि उस रात क्या हुआ था, उस दिन जब ये वुड्स में खेलने गया था, इसके दोस्त गायब हो गए थे, और ये डिसाइड करता है कि रात में ये उन जंगलों में रुकेगा और याद करने की कोशिश करेगा। रॉब बेचारा जंगलों में रुक तो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल वहाँ पर इतना हॉन्टेड फील करता है, इतना डर जाता है कि इसे ऐसा लगता है कि अपना मेंटल बैलेंस लूज़ कर देगा। और तब ये भाग के केसी के पास आता है। उस दिन रॉब इमोशनली बहुत वीक था। वह कहता है केसी से कि क्या वह उसके साथ सो सकता है, और तब केसी और रॉब दोनों फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन रॉब को इस चीज़ का बहुत ही गिल्ट होता है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही ऐसा किया। इसलिए रॉब उसके बाद केसी के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। केसी का साथ वो छोड़ देता है। केसी बहुत ही लेफ़्ट आउट महसूस करती है। अब ये जो कहानी लिखी है ये लेखिका हैं जो ताना फ्रेंच है। कई लोग इसलिए कहते हैं कि जो एक मेल प्रोटैगनिस्ट है वो कैसा सोचता है, क्या करता है,
वो शायद लेखिका ने उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई कि रॉब जो उस समय जो भी सोच रहा था या वो साथ नहीं देता है किसी का, या कई जगह पे किताबों में लोगों को आश्चर्य होता है जो मेल रीडर्स हैं कि शायद एक मेल इस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसे रॉब कर रहा था। तो इसके क्रिटिक्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बुक बहुत ही अच्छी है, बुक बेस्ट सेलर है और बहुत लोगों ने इसे पसंद भी किया है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। अब कैसी को शक होता है रोज़ालिंड पे कि रोज़ालिंड कुछ तो छुपा रही है और कभी कभी बहुत ही ये साइको की तरह बिहेव करती थी। उधर जो रॉब है उसे एक मिला है सस्पेक्ट, कई सस्पेक्ट्स हैं, उसमें से एक सस्पेक्ट जो है वो अंत में कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने केटी को उस रात मर्डर किया था, रेप किया था। लेकिन वो कहता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, उसे ये सब करने के लिए किसी ने उकसाया था। सज़ा मिलने के समय पर जो कत्ल करता है वो तो गुनहगार होता ही है, लेकिन अगर कोई कत्ल करने के लिए उसे उकसाता है या उसे पैसे देता है तो वो इंसान भी इक्वली गुनहगार होता है, उसे भी सज़ा मिलती है। अब कैसी जो है वो उससे पूछताछ करती है, उस जो कन्विक्ट था, कि आखिर तुम्हें किसने उकसाया। तब वो बताता है कि केटी जो मारी गई थी 12 वर्ष की लड़की, उसकी जो बड़ी बहन है रोज़ालिंड, वो लगभग 18 वर्ष की है, तो उसने उसे उकसाया था। उसने बताया था कि केटी की वजह से उसकी लाइफ स्पॉइल हो रही है और अगर केटी इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद वो आदमी चाहता था रोज़ालिंड को, और उसके कहने पर उसने केटी को मार दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब रोज़ालिंड अपना गुनाह कबूल नहीं करती। वो थोड़ी साइको टाइप की दिखाई गई है, वो अजीब अजीब सी बातें करती है और आखिर में वो केसी से कहती है कि मैं तुम्हारा राज जानती हूँ कि तुम और जो रॉब डिटेक्टिव हो, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और तुम लोग फिज़िकल रिलेशनशिप में हो, जबकि ऐसा अब कुछ भी नहीं था। लेकिन रोज़ालिंड को खुश करने के लिए, उसे एक मेंटल सुकून देने के लिए केसी ये बात कबूल कर लेती है। तब रोज़ालिंड बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने सारे जुर्म कबूल करने लगती है। वो सब कुछ कबूल करती है कि कैसे उसने जो वो मर्डरर था उसे उकसाया था। उसने इतनी ख़राब बात बताई थी अपनी फैमिली के बारे में कि ये सुन के केसी के होश उड़ जाते हैं। रोज़ालिंड ने उस मर्डरर से कहा था कि उसके पिता अपनी बेटियों के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो केटी से ही खुश रखते हैं, इसीलिए केटी उनकी फेवरेट चाइल्ड है। और केटी के कहने पे उसके पिता उन लोग को मारते भी हैं और तब केटी खड़े होकर मुस्कुराती है। ये सब बातें उसने बताई थी उस मर्डरर को। तब मर्डरर ने पूछा था कि तुम कैसे खुश रह सकती हो, और रोज़ालिंड ने कहा था कि अगर केटी मर जाए तो उसका घर हंसता खेलता परिवार फिर से हो सकता है। इसके लिए उसने केटी को पहले जहर भी दिया था और तब जाके उस मर्डरर ने उसका खून कर दिया था। ये सारी बातें सुनकर उसने टेप कर ली होती हैं केसी ने, लेकिन बात यहाँ पर एक और फंस जाती है, क्योंकि रोज़ालिंड ने एक और बहुत बड़ा खेल किया होता है। कोर्ट में वही गवाही मानी जाती है जब कोई माइनर ना हो, मीन्स 18+ हो। रोज़ालिंड 18+ थी, लेकिन उसने अपनी उम्र कम करके शायद उसके पेरेंट्स ने लिखवा रखी हो और इसी बिना पे वह छूट जाती है, क्योंकि कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि रोज़ालिंड अभी भी माइनर है, 18 वर्ष की नहीं है। कुछ ही महीनों के बाद वो 18 वर्ष की हो जाएगी। और रोज़ालिंड एक तिरछी मुस्कान हंसती है केसी के ऊपर कि किस तरह से उसने बहुत शातिर तरीके से अपनी चाल चली और वह बिल्कुल साफ छूट गई, जबकि वो जो मर्डरर था उसे सज़ा होती है केटी के खून के जुर्म में। उधर रॉब जो है वो बहुत टूट चुका है केसी से, उसकी दोस्ती तो ख़त्म हो ही चुकी है। साथ ही उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग चुका है कि उसने सबसे छुपाई थी ये बात कि वो वहीं उस गांव में रह चुका है। जब कोई आदमी उस गांव में रह चुका हो तब उसे वो केस जो है वो हैंडल करने के लिए नहीं दिया जाता है, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर को दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है वो आदमी अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाले या फिर किसी को फेवर दे। रॉब ने ये बात अपने सीनियर ऑफिसर से छुपाई थी कि वो इस गांव में 12 वर्ष बचपन के काट चुका है और ऐसा हादसा उसके साथ हुआ था। इसी तरह एब्रप्ट एंडिंग पे ये किताब ख़त्म हो जाती है। रॉब के संग बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं किया है राइटर ने, क्योंकि रॉब को ना उसका प्यार मिलता है, ना वो केस सॉल्व कर पाता है, ना ही वो अपने बचपन में बिछड़े हुए दोस्तों के बारे में कुछ पता कर पाता है। लेकिन तब भी ये बुक बेस्ट सेलर्स में से एक है, क्योंकि इस बुक में प्लॉट का डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से किया गया है। जो एक कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट होते हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा दिखाया गया है। और एक तरह से ये किताब सच्चाई से जुड़ी है। जैसे असलियत में हर केस सॉल्व नहीं हो पाता, वैसे ही इस केस में भी इतने वर्ष पहले
रॉब के दोस्तों के संग क्या हुआ ये सॉल्व नहीं हो पाया था और रोज़ालिंड गुनहगार होके भी छूट गई थी। जैसा होता भी है अक्सर कि गुनहगार छूट जाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसी तरह बहुत कुछ सच्चाई से मिलती जुलती ये कहानी है। एक मस्ट रीड बुक है, बेस्ट सेलर्स में से एक है और 30 टॉप जो थ्रिलिंग बुक्स हैं उनमें से ये चौथे नंबर पे आती है। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छी थ्रिलिंग बुक का रिव्यू दिया था। तो जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें ऐसी बेहतरीन रिव्यूज़। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।